वॉइस आ रही बेटा? ये लाइनें क्यों आ रही है? अब तो नहीं आ रही। वीडियो क्लियर आ रहा है? यस क्लियर। सोनू प्रजापति, पंकज कुमार निषाद, मिस्टर सरफराज, रामशंकर सिंह, संतोष कुमार, पंकज, रामसागर, बिंदेश सोनी, पंकज कुमार निषाद, सोना सिंह, राहुल शर्मा, आदित्य, बैस अंसारी। आज हम लोग बेटा कैंसर पढ़ेंगे। पूरी अर्थ पर मानव की सबसे खतरनाक बीमारी, इस दुनिया में इस अर्थ पर सबसे ज्यादा मृत्यु का कारण कैंसर है। बहुत ही डरावनी बीमारी आज हम लोग पढ़ेंगे। कैंसर शुरू करें उससे पहले कल की चीजें कुछ पूछी जाएंगी, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेटा ये बताओ, कल हम लोगों ने एड्स की बात करी थी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम में आपको बताया था कि जो बेटा आपका एड्स है वो वायरस से होता है। जिस वायरस से होता है नाम क्या था? HIV। क्या नाम था बताओ? HIV वायरस नाम था इसका। और जो HIV वायरस था वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA के 2 सेट का बना था। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है और सिंगल स्टैंडर्ड RNA के 2 सेट होते हैं। और साथ साथ में ये जो RNA वायरस है, ये वायरस अपना DNA बना सकता है। तो इस वायरस के पास एक एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो अगर कोई RNA वायरस DNA में चेंज हो सकता है, अगर कोई RNA वायरस अपना RNA DNA में चेंज कर ले तो ऐसे वायरसेस को हम लोग रेट्रोवायरस कहते हैं। साथ साथ आपको बताया था कि जो बेटा आपका HIV है ये मानव जाति में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया 1981 में, 1981 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसका केस रिपोर्ट किया गया। देखा गया कि एक वायरस है जो इंसान को बीमार करता है, नाम था HIV। इससे जो समस्या जन्म लेती है उसको एड्स कहते हैं। एड्स का पूरा नाम था एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। अच्छा बेटा ये बताओ, हमारे शरीर में जब ये आता है तो इसकी टारगेट सेल कौन है? आंसर दो बेटा। HIV वायरस की इंसान के अंदर टारगेट सेल कौन सी है? टी हेल्पर सेल। मिस्टर सरफराज आंसर दिया इन्होंने, टी हेल्पर सेल। वेरी गुड बेटा, HIV वायरस की टारगेट सेल टी हेल्पर सेल है। लेकिन मैंने बताया था हमारे शरीर में ये 2 सेल के पास आता है, एक मैक्रोफेज और एक टी हेल्पर सेल। मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल के पास में CD4 रिसेप्टर होते हैं और यही 2 ऐसी सेल हैं जिनको HIV पहचानता है और इनसे आके बाइंड करके अपना न्यूक्लिक एसिड इनके अंदर भेज देता है, अपना RNA इनके अंदर प्रवेश करा देता है। तो याद रखना, टारगेट सेल तो हेल्पर सेल है लेकिन ये मैक्रोफेज में भी साइमल्टेनियसली हमला करता है। और जब ये अपना न्यूक्लिक एसिड अपना RNA भेजता है तो जो हमारी अपनी सेल है इनके DNA के साथ अपना DNA बाइंड करा देता है। तो याद रखना, जब भी ये हमारी सेल में प्रवेश करता है, चाहे वो टी हेल्पर सेल हो चाहे मैक्रोफेज हो, हमारी अपनी सेल के न्यूक्लियस के साथ DNA के साथ बाइंड कर जाता है और DNA के साथ बाइंड करके अपने RNA पैदा करता है, अपनी संतानें पैदा करता है। फिर मैंने आपको बताया था कि बेटा हमारी बॉडी में हेल्पर और मैक्रोफेज में कौन ऐसा है जो HIV फैक्ट्री की तरह काम करता है? बताओ सोनू प्रजापति, अनुराग मौर्य, आंसर दो बेटा कि कौन सी ऐसी सेल है, कौन सा ऐसा बॉडी में सेल है जो HIV फैक्ट्री बन जाती है? यस, मैक्रोफेज बिकम HIV फैक्ट्री। ये HIV फैक्ट्री की तरह काम करती है और RNA वायरस बनाने लगती है, ढेर सारे RNA वायरस से बनने लगते हैं। फिर आपको बताया था कि जब भी बेटा HIV वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है
तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था? मैंने आपको बताया था ये छींकने खांसने से नहीं फैलता है, ये हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, ये गले मिलने से नहीं फैलता है, साथ खाने से नहीं फैलता है। ये दूषित हवा ना दूषित पानी ये इसके एजेंट नहीं है, ये इसके वाहक नहीं है। मैंने बताया था अगर कोई बीमार व्यक्ति, एड्स से पीड़ित व्यक्ति का बॉडी फ्लूइड हेल्दी मनुष्य के बॉडी फ्लूइड के साथ मिल जाए तो हेल्दी मनुष्य को एचआईवी का इंफेक्शन हो जाएगा। अब ये बॉडी फ्लूइड कैसे मिलते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर कोई दूषित सिरिंज, इंफेक्टेड सिरिंज किसी हेल्दी मनुष्य को लगा दी जाए, एक ही सिरिंज से अगर आप मरीज को दवाई लगा रहे हैं और मान लो कोई मरीज एचआईवी वाला है, वही दूषित सिरिंज आपने हेल्दी मनुष्य को लगा दी तो दूषित सिरिंज से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। अगर आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया और मान लो ब्लड में इंफेक्शन था तो भी एचआईवी जा सकता है। तो इन्फेक्टेड नीडल से जा सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड से जा सकता है, ट्रांसफ्यूजन के दौरान, सर्जरी के दौरान भी जा सकता है। मान लो आप ऑपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर हैं और धोखे से भी आपके इंस्ट्रूमेंट जो थे वो स्टेरिलाइज नहीं थे। वैसे ऐसा मेडिकल साइंस में होता नहीं है, हम सावधानी रखते हैं, लेकिन अगर नेग्लिजेंस हो जाए, अगर कहीं इंफेक्शन पड़ा हुआ है तो सर्जरी के दौरान भी जा सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एचआईवी इंफेक्टेड पर्सन, अगर एचआईवी इंफेक्टेड पर्सन के साथ कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तब भी एचआईवी जा सकता है। साथ साथ में अगर कोई मां अपने बच्चे को 9 महीने गेस्टेशन करती है, 9 महीने गर्भकाल में रखती है और अगर मां को एचआईवी है तो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में जा सकता है। तो क्या मां फीटस को प्लेसेंटा के थ्रू दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। साथ साथ में आपको बताया था कि बेटा कई सारे ड्रग एडिक्ट हैं जो नशा करते हैं, ड्रग लेते हैं, ड्रग ओरली भी ली जाती है और ड्रग इंजेक्टेबल भी होती है, सिरिंज से लेते हैं, निडल से लेते हैं। और जो ड्रग एब्यूजर होते हैं, जो नशेड़ी होते हैं, वो एक ही सिरिंज से ड्रग लेने का प्रयास करते हैं। अरे नशा करने वालों को कहाँ इतनी अकल है कि हम साफ सफाई रखें, नई नई सिरिंज लाएं, इतना कहाँ उनके पास ज्ञान है। तो कहते हैं इन्फेक्टेड नीडल से फैलता है जो ड्रग एब्यूज करते हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं। साथ साथ जो डेंटिस्ट होता है, डेंटल सर्जरी के लिए जब हम जाते हैं तो जो डेंटिस्ट होता है उसके उसकी जो मेटालिक जो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अगर वो स्टेरिलाइज नहीं है तब भी तो दांत के एक्सट्रैक्शन के दौरान या टूथ की ट्रीटमेंट के दौरान भी एचआईवी का इन्फेक्शन पहुंच सकता है। तो इस तरीके से हाँ, जब भी आप सैलून जाते हैं तो रेजर से भी फैल सकता है। तो जो एजेंट, जो माध्यम एचआईवी वायरस को हेल्दी ह्यूमन तक ट्रांसफर करते हैं, हम लोगों ने उनकी बात करी थी, सारे डिस्कस किए थे। साथ साथ में आपको बताया था कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे एचआईवी नहीं फैलता है। बेटा अगर हमें मच्छर काट लेता है, मान लो किसी को एचआईवी है, उसको मच्छर काट ले और हेल्दी मनुष्य को ये मच्छर काट ले तो मॉस्किटो से नहीं फैलता है, साथ खाने से नहीं फैलता है, साथ रहने से नहीं फैलता है, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, बात करने से नहीं फैलता है। तो कभी भी समाज में जो एचआईवी से इन्फेक्टेड लोग हैं उनको बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आपको पता है एचआईवी जो एड्स है इसका कोई इलाज नहीं है, ये ला इलाज बीमारी है, इसका कोई क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। तो जिसको एचआईवी का इन्फेक्शन लग जाता है, जिसको एड्स हो जाता है, वो वैसे भी बहुत दुखी होता है। तो हम समाज में उसको बाइकाट नहीं कर सकते हैं। अगर हम बाइकाट करते हैं तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी मर जाएगा। तो हमारी मेडिकल साइंस कहती है कि अगर कोई एड्स से पीड़ित व्यक्ति है तो उससे आपको सामाजिक दृष्टि से उसके साथ आपको सही व्यवहार करना है, उसको मोटिवेट करना है, जिससे कि वो बची हुई जिंदगी को बढ़िया तरीके से हंसी खुशी देकर वो जीवन व्यतीत करे। अगर हम सभी मिलके उसको मोटिवेट करेंगे, उसको हैप्पी बनाएंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे तो बची हुई जिंदगी को आसानी से जी सकता है। और अगर हम उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, सोशली बाइकाट करते हैं, कोई उससे बात नहीं करता है तो वो सोशली नेग्लेक्टेड हो जाएगा और बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, बहुत जल्दी मृत्यु के करीब जाएगा। तो समाज कहता है, मेडिकल साइंस कहती है कि एड्स से पीड़ित व्यक्ति से बातचीत करने से एड्स नहीं फैलता है, उसके साथ हाथ मिलाने से, उसके साथ खाना खाने से एड्स नहीं फैलता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीजें करने से एड्स फैलता है, कौन सी चीजें करने से एड्स नहीं फैलता है। अगर हमें अवेयरनेस है, अगर हमें जागरूकता है, अगर हम एजुकेटेड हैं तो अपने को एचआईवी इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, क्योंकि हमको सारी चीजें पता है कि एचआईवी कैसे आता है।
फिर बात आती है किसी को एचआईवी अगर हो गया तो बेटा कोई ट्रीटमेंट है क्या? तो मैंने आपको बताया था कुछ दवाइयां हैं जिनसे हम एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन की लाइफ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बाद बाकी इसको क्योर नहीं किया जा सकता है, जिसमें दवाई थी एजाइडोथाइमिडीन, एजाइडोब्यूडीन, ये दवाइयां थी। साथ साथ में इसकी डायग्नोसिस के लिए मैंने एलिजा टेस्ट बताया था। एलिजा टेस्ट अगर किसी का पॉजिटिव आ जाता है, बताओ आंसर दो बेटा, अगर किसी का एलिजा पॉजिटिव आ जाए तो क्या कंफर्मेटरी टेस्ट कोई और भी होता है? बताओ जितने बच्चे हैं बताओ बेटा, अगर एलिजा किसी का पॉजिटिव आ गया तो मोस्ट कंफर्मेशन क्या के लिए क्या करते हैं? मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट अंकित पांडे वेस्टर्न ब्लॉट, मिस्टर सरफराज वेस्टर्न ब्लॉट। बेटा सारे बच्चे सुने, अगर एलिजा टेस्ट पॉजिटिव आया है तो इसको हम कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं मानते हैं। अगर एलिजा पॉजिटिव आया है तो हम वेस्टर्न ब्लॉट करेंगे, अगर वेस्टर्न ब्लॉट भी पॉजिटिव आ गया तो हम समझ जाते हैं इसको एचआईवी का इंफेक्शन है। कहते हैं अगर एचआईवी इंफेक्शन, अच्छा मान लो किसी को एड्स हो गया तो ट्रीटमेंट इसका कोई सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीन भी इसका नहीं है, तो मेडिकल साइंस कहती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसको सिर्फ रोकथाम किया जाए, इसको होने ना दिया जाए। समाज में लोगों को इसके इंफेक्शन से बचाना है, इनफेक्ट होने ही नहीं देना है। तो मेडिकल साइंस ने गवर्नमेंट से कहा कि सबसे बढ़िया तरीका है अपनी जनता को एजुकेट कर दो, अपने नागरिकों को एजुकेट कर दो। अगर हम समाज को एजुकेट कर देते हैं, देश को अगर हम एजुकेट कर देते हैं, बता देते हैं कि एचआईवी कैसे फैलता है, तो लोग अपने को बचा सकते हैं। आपको पता है आपकी जो एनसीईआरटी है 12th क्लास में इस हेडिंग को पढ़ा रही है। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि वो आपको एजुकेट करना चाहती है कि आप अपने को एचआईवी से कैसे बचाएं, और आपको सारी चीजें बताई भी हैं। साथ साथ में बात आती है कि प्रिवेंशन के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करते हैं। मैंने बताया था नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। साथ साथ में हमारे देश में कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको एनजीओ कहते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिलकर प्रयास करते हैं और सब मिलकर प्रयास करते हैं कि एचआईवी इंफेक्शन से रोका जाए, एचआईवी को स्प्रेड होने से रोका जाए। तो इसके लिए क्या क्या प्रयास करते हैं? तो आज WHO ने ये सुनिश्चित किया है कि जितने भी ब्लड बैंक हैं, जहां से ब्लड दिया जाता है, जहां पे ब्लड बैंक है, उनको सेफ किया जाए, उनको हाइजीनिक किया जाए। किसी प्रकार का इंफेक्शन अगर ब्लड में है तो वो ब्लड बैंक में डिपॉजिट ना किया जाए, वो ब्लड बैंक में ना रखा जाए। अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो ये सुनिश्चित कर लिया जाता है कि ये ब्लड सेफ है, ये ब्लड में कोई जानलेवा बीमारी वाला पैथोजन नहीं है। साथ साथ में जितने भी हॉस्पिटल, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे बहुत छोटी क्लिनिक हो, सभी जगह पर जो डिस्पोजेबल सिरिंज थी, जो निडल थी, यूज एंड थ्रू इस्तेमाल कराई गई। साथ साथ में मैंने बताया था कि सरकारी हॉस्पिटल में जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के दौरान एचआईवी फैलता है, इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंडोम का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। ये सारे बड़े प्रोग्राम एक साथ चलाए गए। साथ साथ में टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी पब्लिक को एड्रेस करते हैं, हम अपनी पब्लिक को एजुकेट करते हैं कि एचआईवी इंफेक्शन से कैसे बचा जाए। अगर हमने एजुकेट कर लिया तो हम बीमारी से अपने को बचा सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। साथ साथ बताया था कि बेटा एड्स के लिए एक लाइन है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता की वजह से मत मरो। एड्स उसी को होता है जो इग्नोर करता है, जो अवेयर नहीं होता है, जो जागरूक नहीं होता है, जो एजुकेट नहीं होता है, उसी को एड्स होता है। वैसे अगर आप समझदार हैं, सेंसिटिव हैं, तो एचआईवी इंफेक्शन से अपने को बचा सकते हैं। अब बेटा अगली बीमारी, नेक्स्ट बीमारी कैंसर, जो बहुत ही खतरनाक है। एनसीईआरटी में पहली लाइन लिखी है, आप देखो बेटा, एनसीईआरटी आपके सामने है, यहाँ पे पहली लाइन लिखी हुई है कि जो कैंसर है मोस्ट ड्रीडेड, बहुत ही डरावनी भयानक बीमारी है मनुष्य की, मानव जीवन की एक बहुत ही भयानक बीमारी, बहुत ही डरावनी बीमारी क्या है? कैंसर। ठीक है, और कहते हैं एक मेजर कॉज ऑफ डेथ है, एक मुख्य कारण है मृत्यु का ऑल ओवर ग्लोब। पूरी पृथ्वी पर इंसानों की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण, प्रमुख कारण, बेटा प्रमुख कारण मृत्यु का, इंसान की मृत्यु का पूरी अर्थ पर कैंसर मृत्यु का मुख्य कारण है। साथ साथ में कहते हैं इंडिया में 10 लाख से अधिक लोग, मोर देन 1 मिलियन, 10 लाख से अधिक लोग एक साल में कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं इंडिया में।
और इनमें से कई सारे मर भी जाते हैं। देखो लिखा है मोर देन 1 मिलियन इंडियन सफर फ्रॉम कैंसर, ये कैंसर से सफर करते हैं हर साल। लिखा है more than 1 million of 1 million Indians suffer from cancer and a large number of them die from it annually। हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग मरते भी हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी खतरनाक बीमारी है। तो बेटा इस चैप्टर की शुरुआत में ही एनसीईआरटी कहती है कि कैंसर मानव जाति की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है, प्रमुख कारण में से एक है। आज हमारे भारत की अगर बात करी जाए, हर वर्ष लाखों की संख्या में लोग मरते हैं और लाखों की संख्या में लोग हर वर्ष पीड़ित होते हैं, इन्फेक्ट होते हैं, कैंसर से इन्फेक्ट होते हैं, कैंसर से बीमार होते हैं। फिर लिखा गया है कि बेटा अगर कैंसर की बात करी जाए तो यहां एक लाइन देखो, एनसीईआरटी की लाइन देखो कि इसकी जो कैंसर के डेवलपमेंट की मैकेनिज्म है, ध्यान देना, कैंसर की डेवलपमेंट कैसे होता है हमारे शरीर में, इसकी मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, हमारी जो स्वस्थ सेल है, हमारी बॉडी की जो स्वस्थ सेल है, वो कैंसर सेल में कैसे परिवर्तित होती है। बेटा कैंसर का ट्रीटमेंट और कैंसर का कंट्रोल, ध्यान देना चार चीजें, कैंसर के डेवलपमेंट की मैकेनिज्म, हमारे शरीर में कैंसर सेल का बनना, कैंसर का ट्रीटमेंट और कैंसर का कंट्रोल। ध्यान देना, कैंसर का हमारे शरीर के अंदर कैसे डेवलपमेंट होता है, कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, कैंसर का कंट्रोल क्या है, हमारे शरीर की स्वस्थ सेल कैंसर सेल में कैसे चेंज होती है, ये सब विषय हमारे लिए रिसर्च का, ये कहते हैं ये सारी चीजें हमारी बायोलॉजी में गहन अध्ययन का विषय है। अगर कोई अध्ययन करना चाहता है, अगर कोई स्टडी करना चाहता है मेडिकल साइंस को कायदे से, तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है। कैंसर के बारे में बिल्कुल प्लेन एरिया है, बहुत सारा एरिया वैकेंट है, अभी आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। बहुत कुछ करना अभी बचा है। देखो ध्यान दो बेटा, साफ साफ लिखा हुआ है, लिखा है कि ये सारी चीजें मोस्ट इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। चाहे आप बायोलॉजी की बात करें, चाहे चिकित्सा दुनिया की बात करें, ये एक ऐसा एरिया है जहां पे आप रिसर्च कर सकते हैं, इंटेंस एरिया है ये। अच्छा अब देखो, अब बेटा बात आती है कि कैंसर कैसे पनपता है हमारी बॉडी में, कैंसर क्या है, इसको अगर हम पढ़ें तो इसके लिए हम लोग आते हैं अपने बोर्ड पे। अब आपको यहां से बताते हैं कैंसर। बेटा अगर कैंसर की बात करें तो कैंसर है क्या, सबसे पहले बताते हैं कि जब भी हम डॉक्टर बनते हैं तो कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कैंसर का स्टडी करते हैं। जैसे जब भी बायोलॉजी की बात आती है तो सारे बच्चे कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इसको बायोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट को बॉटनी कहते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल को जूलॉजी कहते हैं। इसी तरीके से कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो एक पॉइंट लिखते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऐसे ही एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन लिख देते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। क्लियर। अच्छा अब कैंसर की डेफिनेशन लिखते हैं। कैंसर में क्या होता है, हमारी बॉडी की जो सेल हैं वो अनकंट्रोल डिवाइड करने लगती हैं, और जब अनकंट्रोल डिवाइड करती हैं तो वहां पे मास ऑफ सेल, जहां पे सेल अनकंट्रोल डिवाइड करती हैं वहां ढेर सारी सेल बन जाती हैं, और ढेर सारी सेल जहां बन जाती हैं वहीं गांठ पड़ जाती है, और गांठ को हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। तो ये कैसे है, कैंसर क्या है, तो यहां पे ऐसे लिख देते हैं, कैंसर मीन्स होता है कैंसर का मतलब है अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल। अगर अनकंट्रोल डिवीजन होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल्स रिजल्ट्स, इसका रिजल्ट क्या होगा, अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, रिजल्ट्स
फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर ऐसे लिखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। अब जरा देखो इसको, इसका मतलब कैंसर जब भी होता है तो हमारे शरीर की जो सेल है अनकंट्रोल, जहां पर कैंसर होगा वहां पर सेल क्या करेंगी, अनकंट्रोल डिवाइड करेंगी। और अनकंट्रोल डिवीजन का रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा वहां पे गांठ बन जाएगी, सेल का मास बन जाएगा। ट्यूमर मीन्स होता है मास ऑफ सेल, ट्यूमर मीन्स होता है सेल मास। क्लियर? झुंड, ढेर सारी सेल का झुंड बन जाएगा जिसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं, गांठ कहते हैं। क्लियर? तो बेटा यहां पे देखो हमारे पास दो चीजें निकल के आई। स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। अच्छा, जो डॉक्टर कैंसर की बीमारी का एक्सपर्ट होता है उसको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं, हृदय के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, इसी तरीके से कैंसर का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब देखो बेटा हमारी जो बॉडी है, इंसान की बॉडी की जो हेल्दी सेल है, नॉर्मल सेल जो होती हैं, ऐसे लिखते हैं हमारी बॉडी की जो बेटा नॉर्मल सेल हैं, हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल होती हैं और जो कैंसर सेल होती हैं, इनके बारे में थोड़ा सा अंतर बताते हैं। कैंसर सेल, हम दोनों में अंतर बताते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। बेटा जो नॉर्मल सेल होती हैं, नॉर्मल सेल जब भी डिवाइड करती हैं या डिफरेंशिएट करती हैं या ग्रो करती हैं तो कोई ना कोई हमारी बॉडी की मशीनरी उनको रेगुलेट करती है। तो नॉर्मल सेल या हेल्दी सेल, नॉर्मल सेल या इसको हेल्दी सेल कह दे, में सेल की ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जो होता है नॉर्मल सेल में, हेल्दी सेल में सेल की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन जो होता है कंट्रोल्ड होता है। कोई ना कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म, कोई ना कोई रेगुलेटरी मशीनरी हमारी नॉर्मल सेल को कंट्रोल करती है, और जब भी ये डिवाइड करती है, जब भी ये ग्रो करती हैं, ये डिफरेंशिएट करती हैं, ये कंट्रोल्ड मैनर में करती है। क्लियर? अच्छा, जो कैंसर सेल होती हैं इनमें जो रेगुलेटरी, ये जो कंट्रोल होती हैं, डिफरेंस कंट्रोल्ड बाई लिख देते हैं, कंट्रोल्ड बाई रेगुलेटरी मैकेनिज्म, कंट्रोल्ड बाई रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इसका मतलब हमारी जो स्वस्थ सेल होती हैं, नॉर्मल सेल होती हैं, जब भी बेटा बॉडी में ग्रो करेंगी या डिफरेंशिएट करेंगी, कंट्रोल डिफरेंशिएशन करती हैं, कंट्रोल्ड ग्रोथ करती हैं, कोई ना कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म इनको कंट्रोल करती है। फिर बात आती है कैंसर सेल की। जो बेटा कैंसर सेल होती हैं इनमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म काम ही नहीं करती है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो कंट्रोल करने वाली मैकेनिज्म है वो खराब हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म ब्रेक, खराब हो जाती है। तो अब इसमें क्या होगा, अब जब कैंसर सेल की बात आती है तो कैंसर सेल अनकंट्रोल डिवाइड करती है, क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल किसी का है ही नहीं। तो याद रखना, जब ये ब्रेक हो जाएगी तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये आएगा, रिजल्ट अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। अगर बेटा रेगुलेटरी मैकेनिज्म ब्रेक हो जाएगी तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स, सेल का अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगेगा। और जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है तो पता क्या बनता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है तो बनता है ट्यूमर या मास ऑफ सेल, मास ऑफ सेल। ध्यान देना बेटा, जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा तो क्या होगा, ढेर सारी सेल बनेगी, और ढेर सारी सेल बनेगी तो वहां पे गांठ पड़ जाएगी। इस तरीके से बेटा पहला पॉइंट देखो, हमारे पास नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में यहां अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम लोग बाद में बात करेंगे, आपस में चीजें पूछेंगे बाद में, पहले आप देखते चलो। अच्छा, अब देखो, अब हमारे पास बेटा बात ये आती है कि जो नॉर्मल सेल होती हैं उनके पास एक ताकत होती है। कौन सी ताकत होती है, देखो नॉर्मल सेल
यहां पे लिखते हैं, जैसे मान लो बेटा ये सेल है, ये हमारी बॉडी की कोई झिल्ली है और ये हमारी बॉडी की सेल है, ये सेल मान लो ये सेल ये है। तो जो नॉर्मल सेल जब भी ग्रो करेंगी, नॉर्मल सेल जब भी ग्रो करेंगी, जैसे ऐसे लिखते हैं, जैसे बेटा हमारी बॉडी में क्या है, एक सेल ये है, अब ये मान लो डिवाइड करेगी तो दूसरी सेल बनी, इधर भी सेल है, मान लो ये डिवाइड करेगी इसने सेल बनी, ये डिवाइड करी ये सेल बनी, ये डिवाइड करी ये सेल बनी। तो याद रखो जो नॉर्मल सेल होती है, हेल्दी सेल होती है, जब भी ग्रो करती है या डिवाइड करती है, और मान लो ग्रो करके डिवाइड कर रही है, डिवाइड करके ग्रो कर रही है, अगर उनके पास में जैसे मान लो ये सेल ए है, ये सेल बी है, ये सेल सी है, अगर सेल सी से सेल डी बनी तो ऐसा लगता है जब सेल सी से सेल डी बनती है तो ये दोनों पास पास हैं। जब भी नॉर्मल या हेल्दी सेल एक दूसरे से संपर्क करती हैं तो उसको अनकंट्रोल नहीं होने देती है। जैसे मान लो हम 5 दोस्त हैं और पांचों दोस्त एक जगह बैठे हुए हैं और एक दूसरे के संपर्क में हैं। अगर हम एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे तो किसी को अनकंट्रोल नहीं होने देंगे। जिसके संपर्क में स्वस्थ सेल अगर किसी पड़ोस वाली सेल के संपर्क में आती है तो पड़ोस वाली सेल को अनकंट्रोल नहीं होने देती है, अनकंट्रोल ग्रो नहीं करने देती है, अनकंट्रोल डिवाइड नहीं करने देती है। तो याद रखना, जैसे मान लो बेटा सेल सी के बगल में सेल डी बनी या सेल डी के बगल में ई बनी, अगर डी वाली सेल के बगल में ई बनी तो ये दोनों आपस में कांटेक्ट कर रही हैं। अगर कांटेक्ट करेंगी तो ई वाली को अनकंट्रोल नहीं होने देती हैं। तो जो स्वस्थ सेल होती है अगर किसी के संपर्क में आती हैं तो पड़ोस वाली सेल को अनकंट्रोल नहीं होने देती है। इस प्रॉपर्टी को कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। जैसे आप हमारे साथ में कोई दूसरा आ गया तो अगर हम स्वस्थ सेल हैं तो दूसरे को अनकंट्रोल नहीं होने देंगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। ध्यान देना बेटा, अगर सी वाली डी को अनकंट्रोल नहीं होने देती है, डी वाली ई को अनकंट्रोल नहीं होने देती है, ई वाली एफ को अनकंट्रोल नहीं होने देती है, इसका मतलब दिस फीचर इज कॉल्ड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्वस्थ सेल के पास ये वाली ताकत होती है, जो हेल्दी सेल होती हैं वो कांटेक्ट इनहिबिशन की पावर रखती हैं, इनमें ये फीचर पाया जाता है। क्लियर? अच्छा, जो कैंसर सेल होती है, कैंसर सेल क्या करती हैं? कैंसर सेल में जैसे मान लो बेटा ये कैंसर सेल है, कैंसर सेल जब भी डिवाइड करती है, जब भी ग्रो करती है, जैसे मान लो कैंसर सेल यहां पे ऐसे डिवाइड कर रही है, ऐसे डिवाइड कर रही है, और मान लो ये कैंसर सेल है तो ये अपने पड़ोस वाली सेल को कांटेक्ट करेगी लेकिन उसको कंट्रोल नहीं करती है, वो कुछ भी करे इसको रोकती नहीं है। तो कैंसर सेल के पास क्या होता है, जैसे मान लो यहां पे ऐसे बनाते हैं, जैसे कैंसर सेल बेटा यहां पे हैं और कैंसर सेल जब भी ग्रो करेंगे डिवाइड करेंगी, ग्रो करेंगे डिवाइड करेंगी, तो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो ये कैंसर सेल है तो कैंसर सेल में अगर इस सेल के बगल में ये सेल बनी तो ऐसा नहीं कि ये वाली सेल, ये सेल ए है, ये सेल बी है, ये सेल सी है, ये कैंसर सेल है तो बी वाली सेल सी को कंट्रोल नहीं करेगी, कुछ भी करे सी वाली सेल। मान लो सी वाली सेल तेजी से डिवाइड करने लगी और सी वाली सेल तेजी से डिवाइड करती है तो इसके आसपास ढेर सारी सेल ऐसे बन जाती है, ऐसे ढेर सारी सेल बन जाती है, ऐसे ढेर सारी सेल बनती है। तो याद रखो, जब भी कैंसर सेल की बात आएगी तो कैंसर वाली सेल के पास कांटेक्ट इनहिबिशन की पावर नहीं होती है। बी वाली सी को कंट्रोल नहीं करती है या सी वाली डी को कंट्रोल नहीं करती है, डी वाली ई को कंट्रोल नहीं करती है। क्यों? क्योंकि डी वाली ई के साथ कांटेक्ट इनहिबिशन शो ही नहीं करती है। तो कहते हैं क्या कैंसर की सेल के पास कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है? तो यहां लिख देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन एब्सेंट, प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन एब्सेंट। कैंसर सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती है। बेटा ध्यान देना, क्वेश्चन यहीं से पूछ लेंगे, क्या कैंसर सेल के पास कांटेक्ट इनहिबिशन की ताकत होती है? तो सारे बच्चे आंसर देंगे कांटेक्ट इनहिबिशन की ताकत नहीं होती है। अगर कैंसर सेल में मान लो सी वाली भड़क गई और सी वाली अनकंट्रोल हो गई तो बी वाली सी को कांटेक्ट इनहिबिट नहीं करेगी या डी वाली सी को कांटेक्ट इनहिबिट नहीं करेगी। तो कैंसर सेल के पास कांटेक्ट इनहिबिशन की ताकत नहीं होती है। इसकी वजह क्या है?
इसका रिजल्ट क्या है? अगर कांटेक्ट इनहिबिशन की ताकत नहीं होगी तो सेल ढेर सारी बगल वाली डिवाइड करती रहेंगी, और जहां सेल डिवाइड करती है वहीं पे गुच्छा बन जाता है, एक गांठ बन जाती है। गांठ को क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। क्या बेटा इतनी चीज क्लियर है? बताओ, जितने बच्चे साथ में हैं इतना क्लियर है? ध्यान दो बेटा, कैंसर सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन की ताकत नहीं होती है, और हेल्दी सेल के पास कांटेक्ट इनहिबिशन की ताकत होती है। नॉर्मल सेल जब भी डिवाइड करती है, जब भी ग्रो करती है, जब भी डिफरेंशिएशन करती है, कोई ना कोई इनको रेगुलेट करता है। रेगुलेटरी मैकेनिज्म के द्वारा ये कंट्रोल प्रोसेस है। जब ये कैंसर में रेगुलेटरी मैकेनिज्म ब्रेक हो जाती है। क्लियर? अच्छा, अब बेटा हमारे पास, अच्छा ब्राइटनेस कम करी जाए। ब्राइटनेस के लिए बेटा जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट आएगा हम कब कर लेंगे, अपनी मोबाइल की थोड़ी कम कर लो, यहां से तो हमसे कंट्रोलिंग होगी नहीं अभी। अच्छा अब देखो, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा कैंसर जब भी हमारे शरीर में बनता है, जब भी हमारे शरीर में कैंसर बनता है तो हम अगला पेज ले लेते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, इसका पूरा स्क्रीनशॉट इसी में आ जाएगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़े। बेटा अब हमारे पास में नेक्स्ट पेज हम लोग लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैंसर जो होते हैं, ये जो ट्यूमर है, अब क्या हुआ कैंसर में जब भी अनकंट्रोल सेल डिवाइड करती है तो गांठ पड़ जाती है, गांठ को ट्यूमर कहते हैं। अब ये ट्यूमर है, जो बेटा ट्यूमर है ये दो तरीके का होता है। ट्यूमर दो तरीके का होता है। एक बेटा ट्यूमर ऐसा हो, जैसे मान लो ये हमारे पास में ट्यूमर बना, ये ट्यूमर ऐसे बना, ये हमारी बॉडी की सेल थी, और सेल अनकंट्रोल डिवाइड करी तो गुच्छा बनने लगा, ऐसे गांठ पड़ जाती है। जहां पे सेल ढेर सारी बन जाती हैं वहीं पे गांठ बन जाती है, लंप बन जाता है, लंप को ट्यूमर कहते हैं। बेटा अगर ट्यूमर ऐसा है, जिस जगह ट्यूमर बना उसी जगह पे ट्यूमर अगर बना रहे, इधर उधर खिसके नहीं, इधर उधर उसकी सेल टूट के जाए नहीं। देखो अगर बेटा ये जो ट्यूमर है, अगर मान लो ये गांठ बन गई ऐसे, ये ऐसे गांठ बन गई, और गांठ अगर लोकलाइज्ड है, अगर गांठ लोकलाइज्ड है, जहां बनी है उसी जगह पर है, अगर ट्यूमर लोकलाइज्ड है तो ऐसे ट्यूमर को हम लोग बोलेंगे बेनाइन। क्या बोलेंगे? बेनाइन ट्यूमर। बताएंगे अभी। ऐसे ट्यूमर को हम लोग बोलेंगे, ट्यूमर दो तरीके के होते हैं बेटा, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, तो यहां लिख देते हैं, एक ट्यूमर हमारे पास है बेनाइन, और दूसरा है, बताते हैं दूसरा क्या है। एक अगला ट्यूमर देखो बेटा, अगला ट्यूमर क्या है जरा देखते हैं। अगले ट्यूमर मान लो क्या है, एक हमारे पास एक ऐसा ट्यूमर है, एक ऐसी गांठ है जिसमें सेल है, इस तरीके से सेल है, और इनमें से सेल डिवाइड करी तो एक ऐसा सेल का मास बन रहा है। देखो ऐसे मास बन गया, ऐसे ऐसे मास बन गया ऐसे। अगर बेटा सेल का मास बना तो ट्यूमर बोलेंगे, तो ये क्या है? ये ट्यूमर है, तो हमने ऐसे कह दिया ये ट्यूमर है। ये एक ट्यूमर ये है, एक ट्यूमर ये है, एक ट्यूमर ये है। लेकिन ये ट्यूमर की जो सेल है, दूसरे वाले ट्यूमर की जो सेल है वो लोकलाइज नहीं है, वो जहां बनी है वहां हमेशा नहीं रहेंगी, मौका मिलेगा तो ये इधर उधर भागेगी भी। मान लो ये ट्यूमर की सेल के आसपास मान लो खून की नली है, जैसे मान लो बेटा ये खून की नली है, ये मान लो इनके बगल से कोई खून की नली निकल गई, ऐसे ब्लड का पाइप निकल गया, और ये जो कैंसर सेल हैं, ये जो कैंसर सेल हैं इस वाले गांठ में, ये जो कैंसर सेल हैं, अगर ये इस वाली गांठ से टूट टूट के, इस वाली गांठ से टूट टूट के ब्लड में चली जाएं, ये ब्लड में चली जाएं, और ब्लड से तो कहीं भी जा सकती है, ब्लड तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भी जाता है। बेटा अगर ये वाला ट्यूमर है और इस ट्यूमर की सेल के पास ताकत है ब्लड के रास्ते से दूर जाने की, लिम्फ के रास्ते से दूर जाने की, या यहीं से चल चल के दूर चली जाए, तो बेटा अगर कोई ऐसा ट्यूमर है जिनकी सेल के पास ताकत है अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाने की, तो ऐसे ट्यूमर को हम लोग कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ध्यान देना, ऐसे ट्यूमर को कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्वेश्चन यहीं से पूछे जा सकते हैं, बताएंगे आपको
दूसरी गांठ होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर। आप दोनों ट्यूमर को जरा देखो, एक ट्यूमर ऐसा है, एक गांठ ऐसी है जिस जगह पर बनी है उसी जगह पर रहेगी, लोकलाइज है ये, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेनाइन ट्यूमर। और अगर कोई गांठ ऐसी है उनकी सेल टूट टूट के दूर जाने लगे, दूर भी जा सकती हैं, ऐसे ट्यूमर को बोलेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है। अच्छा, मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल होती है ना, इसके बारे में एनसीईआरटी ने बात करी है। मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल होती है, ये जो कैंसर सेल होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो कैंसर सेल्स होती हैं, इनको हम लोग कहते हैं नियोप्लास्टिक, हाईली प्रोलिफरेटिंग होती हैं। ये बेटा जो मैलिग्नेंट ट्यूमर की सेल होती है कैसी होती है? हाईली प्रोलिफरेटिंग, हाईली प्रोलिफरेटिंग होती हैं, मतलब बहुत जल्दी प्रोलिफरेट करती हैं, तेजी से डिवाइड करती हैं। हाईली प्रोलिफरेटिंग सेल्स होती हैं जिनको हम लोग नियोप्लास्टिक सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं जिनको? जिनको हम लोग बोलते हैं नियोप्लास्टिक सेल, नियोप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है हकीकत में इसको कैंसर कहते हैं। जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं उनको हम जनरली कैंसर नहीं कहते हैं। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये बेटा कहलाता है कैंसर, इसको हम लोग कैंसर कहते हैं, कैंसर कहते हैं। और मैलिग्नेंट ट्यूमर तब खतरनाक हो जाता है जब इसकी सेल ब्लड या लिम्फ या अगल बगल खिसक के जाने लगे, टूट टूट के जाने लगे। बेटा अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर की सेल टूट टूट के जाने लगे, एक जगह से दूसरी जगह भागने लगे, चाहे ब्लड हो चाहे लिम्फ हो, अगर भागने लगे, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेटास्टेसिस। बेटा अगर ये कैंसर सेल अगर मूव करें, ट्रांसफर होने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर में किस ट्यूमर की सेल के पास मेटास्टेसिस पाई जाती है? तो बेटा इसके पास मेटास्टेसिस पाई जाती है, स्प्रेड होने लगी। मेटास्टेसिस में होता है कैंसर सेल स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। मेटास्टेसिस का मतलब होता है, मेटास्टेसिस का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ कैंसर सेल टू स्प्रेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर। टेंडेंसी या प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी जाना अच्छा लगता है। प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल, प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल टू स्प्रेड फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन टू अदर। जगह जगह अगर जाने लगे, प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सेल टू स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ध्यान देना, अगर कैंसर सेल के पास एक जगह से दूसरी जगह जाने की ताकत हो तो ऐसे ट्यूमर को हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। और ये जो जाने की प्रॉपर्टी है, कैंसर सेल के स्प्रेड करने की जो ताकत है, अगर ये कैंसर सेल स्प्रेड होती है बेटा, इस फीचर को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। बेटा इस फिगर, इस वाले पेज को भी स्क्रीनशॉट कर लो। ध्यान दो, आपके पास जो ट्यूमर थे ये दो तरीके के थे बेटा। एक था बेनाइन ट्यूमर जिसकी जो सेल थी, जब भी बेनाइन ट्यूमर की बात आती है तो बेनाइन ट्यूमर की जो पोजीशन है, जिस जगह बनेगा उसी जगह रहेगा। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, जहां पे बनेगा, मौका मिला तो इनकी सेल ब्लड के रास्ते से, लिम्फ के रास्ते से या अगल बगल जाने लगती है। अगर ये स्प्रेड करने लगी, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी, इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं। और जो बेनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर है इसको कैंसर कहते हैं। और इसकी सेल हाईली प्रोलिफरेटिंग होती है, जिनको नियोप्लास्टिक सेल कहते हैं। इन्हीं को हम लोग कैंसर सेल भी कहते हैं। ये हकीकत में कैंसर है। और कैंसर की सबसे डरावनी पता कौन सी अवस्था है? जो मेटास्टेसिस होती है। अगर किसी व्यक्ति में कैंसर हो गया और कैंसर की सेल इधर से उधर जाने लगी, तो सबसे डरावनी फीचर यही है। कैंसर का सबसे फियरफुल, जो मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी होती कैंसर की,
वो मेटास्टेसिस ही होती है। तो बता देते हैं, मेटास्टेसिस जो होती है इसके बारे में मेडिकल साइंस कहती है मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी, मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर, सबसे ज्यादा डरावनी प्रॉपर्टी कैंसर में क्या होती है? सबसे बड़ा जो सिम्टम है, अगर मेटास्टेसिस अगर किसी कैंसर में आ गया तो सबसे डरावना यही होता है। अगर इस स्टेज में कैंसर है तो व्यक्ति को बचाना मुश्किल हो जाता है। कैंसर का वैसे भी अगर शुरुआत में ही कैंसर का पता लगा लिया गया अर्ली स्टेज में, तो हमारे पास दवाइयां हैं, हम मरीज को देकर ठीक कर सकते हैं। लेकिन बेटा अगर लेट हो गए, अगर कैंसर की स्टेज 3rd 4th हो गई तो हम बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो मेटास्टेसिस शो करते हैं। क्लियर बेटा? इतनी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखी। अच्छा ध्यान देना बेटा, अब आप सभी बता सकते हो, बताओ बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में खतरनाक कौन होगा? बताओ। इसका स्क्रीनशॉट करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर मैं आपको बताऊं। बेटा अगर हम लोग बात करें कि इनमें से खतरनाक कौन है, बताओ। बेनाइन और मैलिग्नेंट में कौन ज्यादा हार्मफुल होगा? आंसर दो। मैलिग्नेंट और बेनाइन में कौन ज्यादा खतरनाक होगा? मिस्टर सरफराज आदित्य कुमार, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। बेटा जो बेनाइन ट्यूमर होता है ये लेस हार्मफुल होता है। जो बेनाइन ट्यूमर है ये लेस हार्म करता है, लेस हार्मफुल होता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये हार्मफुल होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है ये डेंजरस है, ये हार्मफुल है, ये जानलेवा है, मार देता है इंसान को। कैंसर इस पृथ्वी पर मानव जाति को मारने वाली सबसे बड़ी बीमारी है। हमारे शरीर में ढेर सारी बीमारियां होती हैं, कई प्रकार की बीमारियां हैं, लेकिन कैंसर प्रमुख बीमारी है, इंसान की मृत्यु का प्रमुख कारण है। अच्छा अब देखो बेटा, अब हमारे पास बात ये आती है, अगला पॉइंट ये है, अच्छा कैंसर सेल के पास कांटेक्ट इनहिबिशन की ताकत नहीं है, कैंसर सेल के पास मेटास्टेसिस की ताकत है। बेनाइन के पास है या मैलिग्नेंट के पास है? मैंने बताया मैलिग्नेंट के पास ताकत होती है। अच्छा अब हम लोग देखते हैं बेटा, अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को कैंसर हो गया, अगर किसी को कैंसर हो गया, हम पेज यहीं से चेंज करते हैं। अगर किसी को कैंसर हो गया, मान लो बेनाइन हो चाहे मैलिग्नेंट हो, तो ये क्या नुकसान पहुंचाता है जरा देखो। जैसे मान लो बेटा अगर कोई व्यक्ति है और व्यक्ति के शरीर में कैंसर पनप गया, कैंसर पनप गया, यहां पे ऐसे सेल हैं और मान लो यहां पे ऐसे कैंसर पनप गया, ऐसे गांठ बन गई। गांठ कहीं भी बन सकती है, तो मैंने यहां गांठ बना दी। और बेटा मान लो ये स्वस्थ सेल है, ये बेचारी स्वस्थ सेल यहां बैठी हुई है मुस्कुराती हुई, हेल्दी सेल, ये बगल में इसके हेल्दी सेल हैं, इसे ये नॉर्मल सेल है, ये ऐसे ऐसे मुस्कुरा रही है ऐसे। ये वाली जितनी भी है सफेद वाली सब कैंसर सेल हैं। तो कहते हैं जब कैंसर सेल स्वस्थ सेल के बीच में पनपने लगती हैं तो स्वस्थ, बताओ, कैंसर ऐसे गुब्बारे की तरह फूल रहा है, गांठ की तरह है। देखो ये गांठ है, ये बेटा ये जो है ये गांठ है यहां पे ऐसे, और उसके बगल में स्वस्थ सेल है। तो पता कैंसर हमारे शरीर में कैसे नुकसान पहुंचाता है? देखो जो कैंसर सेल होती है वो स्वस्थ वाली सेल का जीना हराम कर देती है। मान लो इनके पास भोजन आया, इनके पास खून आया, मान लो ब्लड सप्लाई आई, ऐसे ब्लड सप्लाई गुजरी, ऐसे खून का पाइप गुजरा। अच्छा आपको पता है ब्लड में ही भोजन होता है, ब्लड में ही ऑक्सीजन होती है। भाई ये जो आपका खून है यही तो हर चीज शरीर को प्रदान करता है। तो अगर खून भोजन और ऑक्सीजन को लेकर आया तो आपको पता है स्वस्थ सेल बेचारी देखती रह जाती हैं, कैंसर सेल ज्यादा से ज्यादा चीजें ब्लड से निकाल लेती हैं। ये कंपटीशन है एक प्रकार का, स्वस्थ सेल कैंसर सेल का कंपटीशन कर ही नहीं पाती हैं। तो कहते हैं जितनी कैंसर सेल होती हैं वो ऑक्सीजन को ज्यादा ले लेती हैं, फूड को ज्यादा ले लेती हैं, और जो सामान्य सेल है वो बेचारी देखती रह जाती हैं। एक समय ऐसा आता है ये मर जाती हैं, भुखमरी का शिकार हो जाती हैं, हंगर का शिकार हो जाती हैं। तो अच्छा बताओ अगर भोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए दो सेल के बीच में लड़ाई हो
तो इसको कंपटीशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कंपटीशन बोलते हैं। और इस कंपटीशन में कौन हार रहा है? बेटा स्वस्थ सेल हार रही हैं। तो कहते हैं जो हमारी हेल्दी सेल होती है, जो हमारी हेल्दी सेल्स होती हैं, भोजन और ऑक्सीजन के लिए कैंसर सेल से हार जाती है। और एक समय ऐसा आता है ये डाई हो जाती है, मर जाती है, डाई ड्यू टू हंगर, भूख के कारण मरने लगती हैं। बताओ, अगर हमारे शरीर में कैंसर पनप गया तो कैंसर तो है ही बेकार, आपको मारेगा ही। ये स्वस्थ सेल को भी मार रहा है, हेल्दी सेल को भी कुचल रहा है, उनको भोजन पानी ऑक्सीजन नहीं मिलने दे रहा है। तो कहते हैं कि कैंसर सेल और हेल्दी सेल, ये जो कैंसर सेल है, ये जो कैंसर सेल है, ये जो कैंसर सेल है और हेल्दी सेल है, इनके बीच में कंपटीशन होता है फॉर फूड। इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है, कंपटीशन फॉर न्यूट्रिशन। और जब कंपटीशन न्यूट्रिशन के लिए होगा तो बेटा कौन सी सेल कुचल दी जाएगी? हेल्दी सेल कुचल दी जाती है। इस तरीके से बेटा इस वाले पॉइंट से हमें यह समझ में आ रहा है कि कैंसर हमको कैसे नुकसान पहुंचाता है। कैंसर हमारी स्वस्थ सेल को भी कुचल देता है, स्वस्थ सेल को भी मारने लगता है, भोजन और पानी मिलने नहीं देता है। अगर भोजन पानी नहीं मिलेगा तो बेटा हमारी जो हेल्दी सेल होती हैं वो मरने लगती हैं, भुखमरी का शिकार हो जाती है। लिखा है डाई ड्यू टू हंगर। और ये क्यों मरी? क्योंकि इनके बीच में कंपटीशन हो गया, कैंसर सेल जीत गई। इस वाले फिगर को भी, इस वाले पेज को भी स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट करने के बाद लिखो समझ में आया कि नहीं आया। डाई ड्यू टू हंगर, भुखमरी का शिकार हो जाती है। कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के बीच में कंपटीशन होता है। सिमरन बानो, प्रदीप कुमार, सोनू प्रजापति, यस बेटा बोल रहे हैं। आप हर चीज को, हर पेज को स्क्रीनशॉट करते चलो। जब भी नीट का पेपर होगा यही चीजें पूछी जाएंगी आपसे। पूछा जाएगा कि अच्छा ध्यान देना, बेनाइन ट्यूमर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर बहुत हार्मफुल होता है, वो हेल्दी सेल को जीने नहीं देता है। अपने अगल बगल में स्वस्थ सेल है तो ना उनको पानी मिलेगा, ना ऑक्सीजन मिलेगी, ना भोजन मिलेगा, खाना पानी सब बंद हो जाता है और ये सेल बेचारी मारी जाती है कैंसर सेल की वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात आती है कि अगर हमारे शरीर में कैंसर हो गया तो कौन कौन से एजेंट है जो कैंसर काज करते हैं? कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो कैंसर काज करते हैं? तो बेटा जैसे आपने देखा, मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, ठीक है, डेंगू वायरस के द्वारा होता है, ठीक है, टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जुखाम जिसको कॉमन कोल्ड कहते हैं राइनो वायरस के द्वारा होता है, निमोनिया स्ट्रेप्टोकाकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा होता है। आज आपको बताते हैं कैंसर किसके द्वारा होता है। तो कैंसर काजिंग एजेंट जो होते हैं बेटा, एक शब्द आता है कार्सिनोजेन, एक शब्द आता है कार्सिनोजेन, कार्सिनोजेन। बेटा जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, कैंसर कॉजिंग, कैंसर को काज करने वाले एजेंट, कैंसर कॉजिंग एजेंट जो होते हैं इनको हम लोग कार्सिनोजेंस कहते हैं। कैंसर कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड कार्सिनोजेन, ठीक है। अभी जो कार्सिनोजेन होते हैं ये फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। चलो देखते हैं, ये जो बेटा कार्सिनोजेंस होते हैं इनका स्वभाव कैसा होता है तो आपको बता दें। ये बेटा फिजिकल भी हो सकते हैं, एनसीईआरटी कहती है ये फिजिकल भी हो सकते हैं, ये केमिकल नेचर के भी हो सकते हैं। हमारे शरीर में फिजिकल फैक्टर भी कैंसर काज कर सकता है, केमिकल फैक्टर भी कैंसर काज कर सकता है, और बायोलॉजिकल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब तीनों कैंसर हमारे शरीर में पैदा कर सकती हैं, बायोलॉजिकल, ठीक है। अब आपको बताते हैं कौन कौन सी ऐसी फिजिकल चीजें हैं जो कैंसर काज करती हैं। बताओ, जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, और ये जितनी एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट हैं ये सब फिजिकल नेचर की हैं। और ये सब अगर हमारे शरीर पे पड़े
तो हमारे शरीर में कैंसर हो सकता है। तो याद ना, फिजिकल फैक्टर में एनसीईआरटी शामिल करती है किसको, जा देखो, फिजिकल फैक्टर में शामिल करती है बेटा एक्सरे को शामिल करती है, गामा रे को शामिल करती है, और साथ साथ में यूवी रे, अल्ट्रावायलेट किरणों को हम लोग यूवी रे कहते हैं। एक्सरेज, गामा रेज और अल्ट्रावायलेट रेज, ये फिजिकल फैक्टर हैं। और आपको पता है बेटा जो एक्सरे और गामा रे हैं इनको हम लोग आयनाइजेबल रेडिएशन कहते हैं। ये आयनाइजेबल रेडिएशन है, यहां जेड है, आयनाइजेबल रेडिएशन है ये। और जो यूवी रे है ये बेटा नॉन आयनाइजेबल है। नॉन आयनाइजेबल है ये। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, जितनी एनसीईआरटी की चीजें हैं पहले उनको आप देख लो बेटा। यूवी रे, अल्ट्रा एक्सरे और गामा रे आयनाइजेबल रेडिएशन है, और यूवी रे कैसी है, नॉन आयनाइजेबल रेडिएशन। ये फिजिकल फैक्टर है बेटा। फिजिकल फैक्टर में फ्रिक्शन भी आता है। जैसे आप, जैसे मान लो मसाला खाते हैं, गुटखा खाते हैं लोग, तो मसाला गुटखा जिस जगह पे रखते हैं मुख में उसी जगह पे रखे रहते हैं, और वो जो गुटखा है वो थोड़ा सा पथरीला होता है, जहां पे आप रखेंगे वहां पे रगड़ मारता रहता है, और जिस जगह पे रगड़ मारता रहता है मारता रहता है तो वहां की जो सामान्य सेल होती हैं वो भड़क जाती हैं, वो कैंसरस हो जाती है। इसी तरीके से अगर आपका दांत, जो आपकी ब्यूकल कैविटी में दांत है, अगर दांत कहीं पे, दांत थोड़ा सा कहीं अगर डेविएट हो गया तो दांत भी चोट मारता रहता है। अगर दांत आपकी स्किन को चोट मारता रहता है, मान लो 7-8 महीने हो गए, चोट मार मार के उसने वहां घाव बना दिया, तो बेटा ये दांत का जो रगड़ है ये भी फिजिकल फैक्टर है। तो कई सारी चीजें फिजिकल फैक्टर में आती हैं। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सरे, गामा रे और अल्ट्रावायलेट रे बताई हैं जो एनसीईआरटी में दी हैं। साथ साथ में केमिकल फैक्टर में एनसीईआरटी में लिखा है कि आपके जीवन में जो तंबाकू है, और तंबाकू में पाया जाने वाला जो बेटा निकोटीन है, जो निकोटीन है वो एक केमिकल सब्सटेंस है। और ये निकोटीन अगर कोई सेवन करता है, चाहे तंबाकू पीने के द्वारा करे, चाहे तंबाकू चबा के करे, अगर निकोटीन अंदर जाता है तो ये भी कैंसरस होता है, और जो कैंसर काज करेगा उसको कार्सिनोजन कहेंगे। और बायोलॉजिकल फैक्टर में बेटा हमारे आसपास वायरसेस आते हैं जो कैंसर काज करेंगे, तो बायोलॉजिकल एजेंट में आते हैं वायरस। और वायरसेस में बेटा एक वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको हम लोग शॉर्ट में HPV कहते हैं, HPV। इस तरीके से जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर हैं ये कैंसर काज करते हैं। अगर ये हमारे शरीर पे अटैक कर दें, ये हमारे शरीर के अंदर अगर अफेक्ट डालें, मान लो एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे आपके शरीर पे पड़ जाएं, तो ये डीएनए को चेंज कर देती है, जीन में चेंज कर देती है, और जीन में चेंज होना म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, तो एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट ये क्या करती है, डीएनए को चेंज कर देती हैं। जब आपके जीन में ही चेंज हो जाएगा तो बेटा कोई भी सेल कैंसर सेल में चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे ज्यादा सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने बताया ये कार्सिनोजन 3 प्रकार के हो सकते हैं। अच्छा अब बताओ, इसको स्क्रीनशॉट करो, पहले इसको स्क्रीनशॉट करो फिर आगे बढ़ते हैं। कार्सिनोजन। अब बेटा हमारे पास में नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, आपको बताते हैं कि बेटा कार्सिनोजन कैंसर काजिंग एजेंट है। अब मान लो कैंसर हो गया तो आप जांच कैसे करेंगे? कोई इंसान गांठ लिए बैठा है, अब ये गांठ कैंसर है कि कैंसर नहीं है इसका पता कैसे लगाया जाए? तो बेटा हमारे पास में अगली हेडिंग है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कैंसर की डायग्नोसिस क्या है? अच्छा आपको बता दें, एक चीज बता दें बेटा, हमारे इसी पेज में चलो, इस पेज में आपको बता दें बेटा, आपको ये बताएं हमारे शरीर में एक जीन होता है जिसको हम लोग प्रोटोऑन्कोजीन कहते हैं। और प्रोटोऑन्कोजीन अगर एक्टिव हो जाए, ऑन्कोजीन में चेंज हो जाए तो वो सेल कैंसरस हो जाती है। आपको बताते हैं यहीं पे बेटा, अगर हमारी बात करी जाए, हमारी जो नॉर्मल सेल है, हमारी जो हेल्दी सेल है, जैसे मान लो ये हमारी हेल्दी सेल है, ये ह्यूमन सेल है, ये ह्यूमन नॉर्मल सेल है,
ये ह्यूमन नॉर्मल सेल है बेटा। इसके पास एक जीन होता है, इसके पास में एक जीन होता है जिसको कहते हैं प्रोटो आंकोजीन। प्रोटो आंकोजीन। और ये प्रोटो आंकोजीन एक इनएक्टिव जीन है। इनएक्टिव जीन, ये इनएक्टिव जीन है, ये हमारी नॉर्मल सेल में होता है बेटा। अगर ये जीन किसी भी कारण की वजह से एक्टिव हो गया, जैसे आप डाइजेशन पढ़ते ना, डाइजेशन में एंजाइम पेप्सिनोजन इनएक्टिव है। अगर पेप्सिनोजन एक्टिव हो जाए, पेप्सिन में चेंज हो जाए, तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है बेटा। अगर ये जीन किसी भी कारण की वजह से अगर ये जीन एक्टिव हो गया, कारण क्या हो सकता है? कार्सिनोजन। अगर बेटा हमारे शरीर में कैंसर काजिंग एजेंट कार्सिनोजन है, तो हमने क्या किया? इसके ऊपर कार्सिनोजन लगा दिया। कार्सिनोजन लगा दिया। अब कार्सिनोजेंस कुछ भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। अगर कार्सिनोजेन लगा दिया और मान लो ये प्रोटो आंकोजीन आंकोजीन में कन्वर्ट हो गया, आंकोजीन में कन्वर्ट हो गया, तो हमारी नॉर्मल सेल कैंसर सेल में चेंज हो जाएगी। अब बताओ बेटा, कार्सिनोजेन लगा दिए तो पता क्या असर होगा? हमारे शरीर की जो नॉर्मल सेल है, देखते ही देखते कैंसर सेल में चेंज हो जाएगी बेटा। अब ये सेल कैसी हो जाएगी? ये सेल कैंसर सेल। इसके अंदर जो डीएनए था, इसके अंदर जो जीन था, वो हो गया, वो कैसा हो गया बेटा? वो जीन चेंज हो गया किसमें? आंकोजीन में। आंकोजीन के लिए मुझे थोड़ा कलर डिफरेंट लेना पड़ेगा, डिफरेंट कलर लेते हैं। मैंने क्या किया? जीन। और बेटा आंकोजीन में अगर प्रोटो आंकोजीन कन्वर्ट हो गया, तो अब ये सेल जो है, ये सेल हो जाएगी कैंसरस। ये सेल नॉर्मल नहीं रहेगी, ये हो जाएगी कैंसर सेल। कैंसर सेल हो जाएगी। बताओ बेटा, क्या हमारे शरीर में कैंसर का इनएक्टिव जीन मिलता है? बेटा इनएक्टिव जीन मिलता है जिसको बोलते हैं प्रोटो आंकोजीन। क्या ये प्रोटो आंकोजीन आंकोजीन में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो एजेंट इसको आंकोजीन में चेंज करेंगे उनको कार्सिनोजेन कहते हैं। अगर बेटा ये कार्सिनोजेन, ये जो प्रोटो आंकोजीन है, आंकोजीन में चेंज हो गया, तो ये कैंसर सेल बन जाती है। और आपको बता दें, कैंसर सेल होती है, ये किसी की बात नहीं मानती है, ये अनकंट्रोल्ड डिवाइड करती है। और जहां अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा, वहां कांटेक्ट इनहिबिशन नहीं पाया जाएगा, वहां सेल का मास बन जाएगा, और सेल के मास को ही तो ट्यूमर कहते हैं। इस तरीके से इस बात को भी ध्यान रखो, इस बात को भी ध्यान रखो कि नॉर्मल सेल कैंसर सेल में चेंज हो सकती है। क्या हमारे शरीर में कैंसर कॉजिंग जीन होता है? इनएक्टिव अवस्था में रहता है, जिसको प्रोटो आंकोजीन कहते हैं। इसको सेलुलर आंक, सी आंक भी कहते हैं। ये जो प्रोटो आंकोजीन है, दिस इज कॉल्ड सी आंक। इसको हम सी आंक कहते हैं, सेलुलर आंकोजीन कहते हैं, इसको सी आंक कहते हैं। ये आंकोजीन में चेंज हो सकता है कार्सिनोजन के प्रभाव से। जो लोग बीड़ी पीते हैं, जो लोग दारू पीते हैं, जो गुटखा चबाते हैं, वो उनकी सेल का जो सामान्य जीन है प्रोटो आंकोजीन, वो एक्टिव हो जाता है। हर किसी का एक्टिव नहीं होता, कुछ लोगों का जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों का देर से होता है, और कुछ लोगों का जीवन भर तंबाकू खाओ नहीं होता है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं हमने जीवन भर तंबाकू खाई, हमें कैंसर नहीं हुआ, तो बेटा ऐसा होता है। पर्सन, हर इंसान हर किसी से अलग है, कोई मैच नहीं करता है। सबकी संवेदनशीलता अलग है, सबकी ससेप्टिबिलिटी अलग है। तो ये बिल्कुल नहीं कहा जाता है कि तंबाकू खाने से कैंसर हो ही जाएगा। तंबाकू खाने से जो कैंसर होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। कैंसर हो ही जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है। अच्छा आप देखो बेटा, अब हमारे पास में डायग्नोसिस ऑफ कैंसर आता है कि कैंसर की जांच कैसे करी जाए। बेटा जो कैंसर की जांच है, हाँ एक चीज और बताते हैं यहीं पे, जो बेटा वायरस होते हैं ना, वायरस के पास जो जीन होता है, वायरस के पास जो जीन होता है उसको बोलते हैं वी अंक, वायरल अंक, वी अंक बोलते हैं। जो हमारे शरीर में जीन होता है उसको सी अंक बोलते हैं, और वायरस के पास जो जीन होता है उसको वी अंक बोलते हैं। आपको पता क्या है, जब भी हमारे शरीर में वायरस घुसेगा ना, तो ये वायरस वाला जो जीन है, जो वायरल कैंसर जीन है, वो हमारे शरीर में चला जाएगा। अगर वायरस वाला जीन हमारे शरीर में चला गया, तो हमारी नॉर्मल सेल कैंसर सेल में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो बी अंक है बेटा, या तो हमारा प्रोटो आंकोजीन आंकोजीन में चेंज हो जाए,
तो हमारी नॉर्मल सेल कैंसर सेल में चेंज हो जाएगी, या हमारी नॉर्मल सेल में ये वाला बी अंक आ जाए, वायरस वाला अंक आ जाए, बी अंक। अगर ये बी अंक आ गया, वायरस वाला ऑन्कोजीन आ गया, तब भी हमारी नॉर्मल सेल कैंसर सेल में चेंज हो जाएगी। ध्यान दो, यहां पे दो चीजें एक साथ बता दी। हमारी नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कैसे चेंज होती है? नॉर्मल सेल के पास जीन है प्रोटोऑन्कोजीन, अगर कार्सिनोजेन छिड़क दिया, कार्सिनोजेन आपने शरीर में लिया, तो ये प्रोटोऑन्कोजीन एक्टिव हो गया, ये सेल हो गई कैंसर। इस तरीके से कैंसर सेल बनती है। अब बेटा दूसरा तरीका क्या है? कुछ वायरस है हमारे आसपास, अगर ये वायरस अगर हमारे अंदर चले गए, तो वायरस का जो जीन है वी अंक, ये हेल्दी सेल में चला गया। अगर वी अंक हेल्दी सेल में चला गया, तो हेल्दी सेल नॉर्मल सेल कैंसर सेल में चेंज हो सकती है। इस तरीके से हमारी नॉर्मल सेल कैंसर सेल में चेंज होती है। और कैंसर सेल में चेंज होना ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो याद रखना, जब नॉर्मल सेल कैंसर सेल में चेंज होती है, दिस इज कॉल्ड ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम लोग कहते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं, एक साथ हम लोग कई सारी चीजें सीख रहे हैं। इसको स्क्रीनशॉट कर लो। बेटा हमारे पास जो कार्सिनोजेन थे, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इनको लेके हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इनको स्क्रीनशॉट करो, इसके बाद हम लोगों ने ये देख लिया कि हमारे शरीर में कैंसर काज कौन करता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कैंसर काज करती हैं। अब आगे आते हैं बेटा डायग्नोसिस ऑफ कैंसर का पता कैसे लगाया जाए। मान लो आप डॉक्टर हैं, आपके पास मरीज आया, तो आपकी जिम्मेदारी है, कोई गांठ है, मान लो गले में गांठ है, या बक्कल कैविटी के अंदर है, या कहीं पेट में गांठ है, या कहीं पे ट्यूमर बन रहा है, तो आप कैसे पता लगाएंगे ये कैंसर है कि कैंसर नहीं है? कैसे पता लगाएंगे? आप सभी को पता है नॉर्मल सेल अलग होती है, कैंसर सेल अलग होती है, कैंसर सेल का स्वभाव अलग होता है। तो कहते हैं डायग्नोसिस के लिए हमारे पास बेटा एक तो तरीका हमारे पास में है एक तो हमारे पास है रेडियोग्राफी। दूसरा तरीका है बायोप्सी, नाम लिख देते हैं फिर बताएंगे। तीसरा तरीका है एंटीबॉडी चेक करना, इसके बाद एक तरीका हमारे पास है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, साथ साथ में एक तरीका और लिख देते हैं, इसलिए लिख देते हैं जिससे कि सारी चीजें एनसीईआरटी की शामिल हो जाएं। बेटा यहीं पे बीच में लिख देते हैं ब्लड की जांच या बोन मैरो की जांच। जितनी चीजें एनसीईआरटी में है सारी मैंने यहां शामिल कर दी। अब देखो डायग्नोसिस के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं, कैंसर को पता लगाने के कई तरीके हैं। बेटा पहला तरीका मैंने लिखा है रेडियोग्राफी। आपको पता है जब भी शरीर में कोई बीमारी होती है, डॉक्टर कहता है एक्सरे करा लाओ, एमआरआई करा लाओ, सीटी स्कैन करा लाओ, बोलता है ना, ये सब रेडियोग्राफी है। तो रेडियोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कौन कौन से उपाय हैं? बेटा एक उपाय है जिसमें हम एक्सरे करते हैं, पहला उपाय। दूसरा उपाय है हम लोग सीटी स्कैन करते हैं, तीसरा उपाय है एमआरआई करते हैं। तीनों में अंतर क्या है जरा देखो। बेटा अगर हमारे शरीर में कहीं गांठ है तो एक्सरे से पता लगाई जा सकती है, लेकिन एक्सरे से हमें जो चित्र प्राप्त होता है, जो इमेज प्राप्त होती है, वो 2 डायमेंशनल इमेज होती है, 2D इमेज होती है। इससे में कौन सी इमेज मिलती है? 2D इमेज मिलती है। और सीटी स्कैन से कौन सी इमेज मिलती है? भूल भी जाओगे तो ध्यान देना, सीटी में सी तीसरे नंबर पर आने वाला अल्फाबेट है, ABC, और तीसरे नंबर पे आता है, मतलब सीटी स्कैन से 3 डायमेंशनल इमेज मिलती है, और T से 3 होता है, तो याद रखना, कभी भूलना नहीं, सीटी स्कैन से हम 3 डायमेंशनल इमेज बनाते हैं, 3D इमेज।
अच्छा, सीटी स्कैन में भी हम एक्सरे इस्तेमाल करते हैं। सीटी स्कैन वाली जो मशीन होती है उसमें एक्सरे ही डालते हैं। तो याद ना, सीटी स्कैन में मशीन में जो यूज किया जाता है वो बेटा एक्सरे का ही इस्तेमाल किया जाता है। यूज एक्सरे टू फाइंड 3D इमेज। 3D इमेज प्राप्त करने के लिए सीटी स्कैन करते हैं। इसका मतलब सीटी स्कैन एक्सरे से अच्छा है। अच्छा, एमआरआई जो होता है इसमें हम एक्सरे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। बेटा एमआरआई जो होता है इससे हमारे शरीर में जहां पर कैंसर है, जहां गड़बड़ी है, बेटा एमआरआई में जहां पर गड़बड़ी है वहां, जैसे मान लो फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल अगर कोई चेंज हो रहा है, पैथोलॉजिकल चेंज अगर कोई हो रहा है तो उसकी इमेज हमें मिल जाती है किसके द्वारा? एमआरआई के द्वारा। अगर शरीर के भीतर कोई फिजियोलॉजिकल, कोई पैथोलॉजिकल गड़बड़ी बन रही है, पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो एमआरआई के द्वारा हमें पता लगाया जा सकता है। और एमआरआई में हम एक्सरे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको पता है एक्सरे कैंसर काज करती है, एक्सरे, गामा रे, यूवी रे कैंसर काज कर सकती है। तो यहां हम एमआरआई में एक्सरे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो एमआरआई इन सभी में, इन दोनों में एमआरआई सबसे सेफ है, सेफ तरीका है, सेफ, सबसे सुरक्षित है। ये कैंसर की जब भी जांच करते हैं तो एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे में कौन सबसे सेफ है? एमआरआई सेफ है। क्यों सेफ है? इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं, नॉन आयनाइजेबल रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो एमआरआई में हम मेडिकल साइंस वाले किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं जरा देखो। एमआरआई में बेटा इस्तेमाल किया जाता है यूज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का यहां इस्तेमाल करते हैं, और नॉन आयनाइजेबल रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। नॉन आयनाइजेबल रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने इतनी सारी चीजें कंप्लीट करी तो बेटा हमारा सिलेबस और हमारी जो लाइन है बिल्कुल क्लियर बनती जाएगी। बेटा हमारे पास जो डायग्नोसिस के तरीके हैं उनमें पहला तरीका था रेडियोग्राफी, मैंने बता दिया। एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई के द्वारा हम जांच करते हैं। इनमें सबसे सेफ एमआरआई है। अच्छा, दूसरा है बायोप्सी। बायोप्सी में हम क्या करते हैं ये बताते हैं। बेटा बायोप्सी में हम लोग ऐसे बताते हैं, जब भी बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी, तो बायोप्सी में मान लो यहां पर कहीं गांठ है, यहां पे कहीं गांठ है और इसी तरीके सेल है। तो हम क्या करते हैं, यहां से हम कुछ सेल निकाल लेते हैं। जहां पर भी गांठ है वहां चाकू से हमें सर्जरी करके छोटी सी इंस्ट्रूमेंट डाल के उस गांठ का थोड़ा सा टुकड़ा निकाल लेते। मतलब इतना सा टुकड़ा हमने निकाल लिया। अब इतना सा टुकड़ा निकाल के हम इसको ले आए लैब में। ध्यान देना बेटा, इतना टुकड़ा काट के हमने हटा लिया और यहां पर लाए, हमने लैब में इसको रखा। जब इसको लैब में रखेंगे तो इन सेल को देखा जाएगा, और सेल अच्छी है या गड़बड़ है, स्वस्थ सेल है या इनमें कोई पैथोलॉजी है, इसकी स्टडी करी जाएगी। जब इसको लैब में लाकर इसकी स्टडी करते हैं तो ऐसी स्टडी को हम लोग कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। क्या कहते हैं? लैब में हम क्या करते हैं? हिस्टोपैथोलॉजी। बेटा हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू और पैथोलॉजी मीन्स गड़बड़ी। अगर टिश्यू में यहां जो मांस है, यहां जो सेल का गुच्छा है जिसको टिश्यू कहते हैं, अगर इसमें कोई गड़बड़ी है तो लैब में इसको हम देख सकते हैं। लैब में गड़बड़ी को देखना हिस्टोपैथोलॉजी कहलाता है। हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं इसकी। तो याद रखो, बायोप्सी में सस्पेक्टेड एरिया से हम छोटा सा टुकड़ा निकाल लेते हैं। टुकड़ा निकाल के उनकी सेल को देखते हैं लैब में, और सेल को देखना, टिश्यू को देखना हिस्टोपैथोलॉजी कहलाता है। तो हमारे पास एक दूसरा तरीका था, बायोप्सी के द्वारा भी कैंसर का पता लगाया जा सकता है। बेटा इसको स्क्रीनशॉट कर लो। अगला तरीका देखो, अगला तरीका हमारे पास है ब्लड की जांच करना। बेटा एक कैंसर होता है ल्यूकेमिया, एक कैंसर होता है ल्यूकेमिया जिसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। और ब्लड कैंसर
कि जब बात आती है तो ब्लड बनता कहां से है? बोन मैरो से। तो बेटा ल्यूकेमिया इज अ ब्लड कैंसर और इसमें बोन मैरो की जांच करते हैं। हम बोन मैरो को देखते हैं कि बोन मैरो में क्या प्रॉब्लम है। तो यहां पर हम बोन मैरो और ब्लड की जांच करते हैं ब्लड कैंसर का पता लगाने के लिए। तो तीसरा तरीका है कैंसर का पता लगाने का, तीसरा तरीका क्या है बेटा? तीसरा तरीका है बोन मैरो की जांच करना और ब्लड की जांच करना ब्लड कैंसर के लिए। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कहते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो। बेटा चौथा तरीका देखो बेटा, हमारे पास में जो फोर्थ तरीका है वो है एंटीबॉडी का पता लगाना, एंटीबॉडीज का पता लगाना। जैसे बेटा हमारी जो कैंसर सेल होती है, जो हमारी कैंसर सेल है, मान लो ये कैंसर सेल है, कैंसर सेल है, कैंसर सेल जो होती है उस सेल के ऊपर विशेष प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। ये एंटीजन है, ये एंटीजन है और ये एंटीजन कैसे हैं? एबनॉर्मल एंटीजन है। कैंसर सेल जो होती हैं उनकी सतह पर एबनॉर्मल एंटीजन पाए जाते हैं, एबनॉर्मल एंटीजन। और इन एंटीजन के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम लड़ाई लड़ता है, हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है। तो जो कैंसर होता है, कैंसर सेल होती है, उनमें जो हमारा अपना इम्यून सिस्टम है, अवर इम्यून सिस्टम, यहां लिखते हैं बेटा, जो हमारा अपना इम्यून सिस्टम है, अवर इम्यून सिस्टम, अवर इम्यून सिस्टम, हमारी जो खुद की ताकत है, हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने की ताकत है ना, अवर इम्यूनिटी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो लड़ने की शक्ति है, इसको मारने का प्रयास करती है, इसके ऊपर गोली चलाती है और गोली चलाने के लिए एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडी। हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है बेटा, ये बनाता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्यों बनाई हमारे इम्यून सिस्टम ने? हमारे यहां लिख देते हैं बेटा, इम्यून सिस्टम लिख देते हैं, इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छा शब्द है। जब बेटा हमारे शरीर में कैंसर पनपता है तो हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जो होता है ये एंटीबॉडी बनाता है। क्यों एंटीबॉडी बनाता है? जिससे कैंसर सेल को मारा जाए। तो जो ये वाली एंटीबॉडी है जो कैंसर के खिलाफ, जो कैंसर के खिलाफ हमारे इम्यून सिस्टम ने बनाई है, इन एंटीबॉडी का पता लगाया जा सकता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा कैंसर सेल के खिलाफ बनी हुई एंटीबॉडी का पता भी लगाया जा सकता है। तो हमारे पास अगला तरीका है, क्या एंटीबॉडी की जांच करके भी कैंसर का पता लगाया जा सकता है? तो आंसर यस आएगा। चौथा तरीका है, एंटीबॉडी के माध्यम से हम कैंसर का पता लगा लेते हैं। चार तरीके मैंने बता दिए बेटा, अब इसको स्क्रीनशॉट कर लो, इसको अगेन देखो बेटा। जब भी कैंसर सेल बनती है हमारे शरीर में, कैंसर सेल के ऊपर डिफरेंट एंटीजन होते हैं। इन एंटीजन के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है। इन्हीं एंटीबॉडी को हम देखते हैं टू डिटेक्ट कैंसर, टू डायग्नोस कैंसर। क्लियर? इसको स्क्रीनशॉट करो, आगे बढ़े बेटा। अब हमारे पास तरीका यह है, अगला तरीका है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट तरीका है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सहायता से भी हम कैंसर का पता लगाते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एनसीईआरटी कहती है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे जीन हैं बेटा, कुछ ऐसे जीन हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। जैसे मान लो हमारे ग्रैंड पेरेंट को कोई कैंसर था, मान लो हमारे ग्रैंड पेरेंट के अंदर कोई कैंसर था, लिवर कैंसर था मान लो, या लंग कैंसर था। ग्रैंड पेरेंट में अगर लंग कैंसर था और पेरेंट में भी लंग कैंसर था, पेरेंट में भी लंग कैंसर था, तो इसका मतलब कैंसर हमारी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। इसका मतलब हमारी पीढ़ी कैंसर के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। हमारे फैमिली में कैंसर वाला जीन कहीं ना कहीं है, कैंसर के लिए हम ससेप्टेबल हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या करती है, अगर किसी व्यक्ति के परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी कोई कैंसर चला आ रहा है, तो इसका मतलब उसका परिवार का व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं वो कैंसर के प्रति ससेप्टेबल हैं।
कैंसर के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं, उनको वो कैंसर हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या करती है, ऐसे व्यक्ति के शरीर में जीन का पता लगाती है कि ऐसा तो नहीं इनके अंदर कोई ससेप्टेबल जीन हो। तो याद ना, ऐसे फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई कैंसर चला आया है तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सहायता से हम ऐसे जीन का पता लगाते हैं, जीन का पता लगा लेते हैं जो किसी ना किसी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी कैंसर के लिए जिम्मेदार है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सहायता से हम क्या करते हैं, ऐसे जीन का पता लगाते हैं। और मान लो पेरेंट्स से अगली जनरेशन, पेरेंट्स से कौन है, पेरेंट्स से कौन बनेगा, पेरेंट्स से बनेंगे बच्चे, पेरेंट्स से बनेंगे चिल्ड्रंस। अब जो बच्चे बचेंगे, इन बच्चों को कैसे बचाया जाए, इन बच्चों को कैसे बचाया जाए, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या करती है, ऐसे बच्चों के शरीर से जीन, ऐसे बच्चों के शरीर में आए हुए जीन को देखा जाता है। अगर ये जीन संवेदनशील है, कैंसर कॉजिंग है, तो ऐसे बच्चों को समझाया जाता है कि आप अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील हैं। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप टोबैको लेते हैं, तो आपको जल्दी कैंसर होगा अन्य लोगों की तुलना में। क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली में ससेप्टेबल जीन पड़ा हुआ है। क्लियर? तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सहायता से भी हम पता लगा लेते हैं ऐसे जीन का जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। तो बेटा ध्यान देना, ऐसा केस जब भी हम ये चैप्टर पढ़ाते हैं तो बताते हैं। हॉलीवुड में एक एक्ट्रेस जिसका नाम एंजेलिना जोली, बेटा एंजेलिना जोली की मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था। अब उसको ब्रेस्ट कैंसर होगा या नहीं होगा, इसका पता मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सहायता से लगाया गया। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सहायता से एंजेलिना जोली का डीएनए देखा गया और डीएनए में ऐसा जीन था जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए संवेदनशील था। तो एंजेलिना जोली को चेतावनी दी गई कि आपकी मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील हैं आप। तो एंजेलिना जोली के ऊपर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने काम किया और जीन का पता लगा के बताया कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो एंजेलिना जोली को सजेस्ट किया गया कि आप ब्रेस्ट को हटवा दीजिए। एंजेलिना जोली के ऊपर सर्जरी करी गई, मैसेक्टॉमी करा दी गई, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट को ही काट के हटा दिया गया। और ये जीता जागता एक एग्जाम्पल आपके समक्ष है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सहायता से हम जीन का पता लगा सकते हैं। अच्छा बेटा पूछ रहा है बच्चा कि एमआरआई का पूरा नाम क्या है। अरे बेटा पहले इधर देखो, इधर जो चल रहा है मॉलिक्यूलर, जो एमआरआई है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं, सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं, ये शब्द मिल जाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट करो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सहायता से भी हम पता लगाते हैं। और बेटा लास्ट में हमारे पास आता है कि अगर हमने डायग्नोस कर लिया, मान लो किस पता लगा लिया कि कैंसर है आपको, अब व्यक्ति से तो कह दिया कि आपको कैंसर है और बता दिया ये मैलिग्नेंट है, तो वो इंसान तो घबरा जाएगा क्योंकि बहुत डरावनी बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, फैटल है ये। तो व्यक्ति डॉक्टर से पूछता है कि मालिक बताओ कुछ ट्रीटमेंट है कि नहीं है। आपने बता तो दिया हमको कैंसर है, तो आपको बताएं बेटा हमारे पास में इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी बात कर लें। चलो देखते हैं। तो अगला पॉइंट है, अगली हेडिंग है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एनसीईआरटी के आधार पर हमारे पास जो ट्रीटमेंट है, इसमें बेटा पहला ट्रीटमेंट है, अगर कहीं गांठ है तो गांठ को काट के ही हटा दो। अगर हम बॉडी में काटना छाटने वाला काम करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो इसको सर्जरी कहते हैं। तो बेटा ट्रीटमेंट का पहला तरीका है हम सर्जरी कर देते हैं। सर्जरी मीन्स होता है काट के हटा देना ट्यूमर को, ठीक है। तो ट्रीटमेंट का पहला तरीका बेटा सर्जरी है। दूसरा तरीका है दवाई देना, और दवाइयों को केमिकल कहते हैं, ड्रग कहते हैं। दूसरा तरीका है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम दवाइयां देते हैं, ड्रग देते हैं, ड्रग्स देते हैं जो कैंसर को मारती हैं, कैंसर सेल को खत्म कर देती हैं, ठीक है। तीसरा तरीका हमारे पास है रेडिएशन थेरेपी। अगर कहीं पे गांठ है, जैसे मान लो हमारे पास में यहां पे गांठ है, यहां पे कैंसर पनप गया, ऐसे यहां पे ये कैंसर है ये, और हम क्या करते हैं
रेडियोथेरेपी में हम लोग क्या करेंगे बेटा, अगली जो हमारी थेरेपी है वो है रेडियोथेरेपी, जिसमें हम रेडिएशन डालेंगे। इसमें क्या करते हैं, हम रेडिएशन डालते हैं, जैसे गामा रे हमने डाल दी, और गामा रे कैसी होती है, लीथल होती है, मारक होती है, मार सकती है ये। तो हमने क्या किया, रेडिएशन डाली। अगर हम रेडिएशन डालते हैं, अगर हम इसके ऊपर रेडिएशन डालते हैं, रेडिएशन, तो रेडिएशन में क्या होता है, जो कैंसर सेल होती है ये मारी जाती है, कैंसर सेल होती है मारी जाती है, कैंसर सेल मारी जाती है ऐसे। लेकिन ध्यान देना, रेडियोथेरेपी की एक साइड इफेक्ट है। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, मान लो ये रेडिएशन अगर हेल्दी सेल पे पड़ गई, मान लो यहां पड़ गई, तो नॉर्मल सेल भी मारी जाएगी। अगर रेडिएशन यहां पर गई तो नॉर्मल सेल भी मारी जाएगी, हेल्दी सेल भी मारी जाएगी। तो याद रखना, जब भी बेटा हम रेडियोथेरेपी करते हैं तो हम सतर्क रहते हैं, हम टारगेट को बिल्कुल फिक्स करते हैं कि कैंसर सेल ही मरे, क्योंकि इसमें हेल्दी सेल मरने के चांस भी होते हैं। लेकिन हम जब कैंसर हो जाता है तो रेडियोथेरेपी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरा तरीका मारने का है, कैंसर को खत्म करने का तीसरा तरीका है रेडियोथेरेपी। अब बेटा बता दें, चौथा तरीका है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी क्या है जरा देखो, आपको बताएं, हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम है जो बीमारी से हमको बचाता है, नाम है इम्यून सिस्टम। जब बेटा किसी व्यक्ति में कैंसर हो जाता है ना, जब किसी को कैंसर हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम चुपचाप हो जाता है, इम्यून सिस्टम काम ही नहीं करता है। जो हमारा रोगों से लड़ने वाला सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम, ये लड़ाई नहीं लड़ता है, ये चुप हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, आलसी हो जाता है। कैंसर से धड़ाधड़ शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन ये चुप बैठा है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, जब भी कैंसर हो जाता है तो इम्यून सिस्टम को जगाते हैं, इम्यून सिस्टम से कहते हैं भाई उठो, कैंसर हो गया है, तुम भी काम करो, नहीं तो शरीर मारा जाएगा। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक इंजेक्शन भरते हैं, एक इंजेक्शन भरते हैं, इंजेक्शन में दवाई लगाते हैं, इंजेक्शन में दवाई भरते हैं और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए जो दवाई भरी जाती है, ध्यान देना, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए जो हम दवाई भरते हैं, इस दवाई का नाम है इम्यून रिस्पांस मॉडिफायर, और ये बेटा होता है अल्फा इंटरफेरॉन। क्वेश्चन पूछा जाता है, अल्फा इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन है ये, और ये अल्फा इंटरफेरॉन नाम की दवाई शरीर को दी जाती है। हमने इम्यून सिस्टम को दी है, लेकिन बेटा शरीर को दी जाती है, और ये दवाई जो है, ये दवाई इम्यून सिस्टम को जगा देती है, और इम्यून सिस्टम जब जाग जाता है तो ये कैंसर को मारने लगता है, कैंसर को खत्म करने लगता है। तो याद रखना, हमारे पास में जो ये अल्फा इंटरफेरॉन है, ये काम क्या करता है बेटा, अल्फा इंटरफेरॉन जो काम करता है उसका काम लिखने जा रहे हैं। अल्फा इंटरफेरॉन इम्यून रिस्पांस को मॉडिफाई करता है, ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पांस करने लगे, तो इम्यून सिस्टम का रिस्पांस आ जाए, तो अल्फा इंटरफेरॉन के लिए हमारी एनसीईआरटी कहती है कि अल्फा इंटरफेरॉन इम्यून रिस्पांस मॉडिफायर है, इम्यून रिस्पांस मॉडिफायर है ये, इम्यून रिस्पांस मॉडिफायर। एक एक चीज ध्यान दो, आपने जब ट्रीटमेंट देखा तो ट्रीटमेंट में बेटा आपने देखा सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में आपने अल्फा इंटरफेरॉन दिया, जिससे इम्यून सिस्टम ने रिस्पांस देना शुरू कर दिया, इम्यून सिस्टम को रिस्पांस को ये मॉडिफाई कर देता है अल्फा इंटरफेरॉन। तो कैंसर थेरेपी में अल्फा इंटरफेरॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान देना, जब भी बेटा कैंसर का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, ये तीनों एक साथ इस्तेमाल करते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है जनरली कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान ये तीनों चीजें, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, ये एक साथ हम करते हैं। क्लियर? और याद रखना बेटा, जब भी कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, जब आप टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, या कोई फेसबुक देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, जब भी कैंसर का ट्रीटमेंट कराया जाता है तो बाल गिर जाते हैं, गंजा हो जाता है इंसान, एनीमिया हो जाता है। तो कहते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं। तो यहां लिखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के साइड इफेक्ट हैं,
ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के साइड इफेक्ट भी है बेटा, और साइड इफेक्ट्स में है हेयर लॉस हो जाएगा, और साथ लॉस ऑफ हेयर, चलो हेयर लॉस कर दिया, और साथ साथ में एनीमिया, इसका साइड इफेक्ट है ये एनीमिया। जब भी कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है तो ये साइड इफेक्ट भी आते हैं, हेयर लॉस और एनीमिया। क्लियर? अच्छा, यहीं पे आपको बता दें बेटा, हमारे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में 4 तरीके हैं कैंसर को मारने के। एक चीज एनसीईआरटी से बाहर आपको बता दें, एनसीईआरटी से बाहर ये बता दें, कीमोथेरेपी में जो दवाई इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम कैंसर पर आते हैं दवाई बताते हैं, तो बेटा कीमोथेरेपी में जो ड्रग इस्तेमाल करी जाती है, एक नेचुरल ड्रग है, एक पौधा है कैथारिंथस रोजियस, सदाबहार जिसको कहते हैं, वहां से ड्रग निकलती है विनक्रिस्टिन या विनब्लास्टिन, और ये दवाई कैंसर के उपचार में काम आती है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा हमारे एग्जाम में आता रहता है, अब वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एनसीईआरटी से बाहर है, तो यहां आपको बता दें, जो ड्रग कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करी जाती है, उस ड्रग का बेटा नाम है, उस ड्रग का नाम है विनब्लास्टिन। स्क्रीनशॉट में आ जाएगा, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, VIN है, विनक्रिस्टिन, और ये प्लांट से निकाली जाती है, जिस प्लांट से निकाली जाती है उस प्लांट का नाम है कैथारिंथस रोजियस, कैथारिंथस रोजियस, और ये सदाबहार है, सदाबहार पौधा है, एक प्लांट है ये, इस प्लांट से ये दवाई निकाली जाती है, और हमारे शरीर में जो भी सेल तेजी से डिवाइड कर रही है ना, उन सेल को मारती है ये एक्चुअली ऐसी दवाई है जो हमारे शरीर में